सवाल। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को ये शक्ति दी गई है कि वे किसी भी लोक प्राधिकारी, सरकारी विभाग और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से जानकारी मांग सकें। इसके अंतर्गत नागरिक सरकारी फाइलों का निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ले सकते हैं और सरकारी कार्यों का विवरण मांग सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र में जनता को मजबूत बनाना। सवाल। पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी। जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h) के अनुसार लोक प्राधिकारी का अर्थ किसी भी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या संस्थान से है जो संविधान के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत या सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना के तहत स्थापित या गठित किया गया हो। इसमें सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित, फंडेड संस्थान और गैर सरकारी संगठन NGOs भी शामिल हैं। सवाल। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी। जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी CPIO की नियुक्ति सभी केंद्रीय सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में की जाती है। CPIO का मुख्य काम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचनाओं के आवेदनों को स्वीकार करना और अधिनियम के नियमों के तहत 30 दिनों के भीतर उन्हें मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना या आवेदन को उचित कारणों के साथ अस्वीकार करना है। सवाल। पेनल्टीज प्रोविजन, शास्तियों से संबंधित प्रावधान। जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना, शास्ति लगाने का अधिकार है। यदि कोई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के सूचना का आवेदन लेने से इनकार करता है, समय सीमा 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देता है, दुर्भावनापूर्वक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करता है या गलत और भ्रामक जानकारी देता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा आयोग अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। सवाल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जवाब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत देश के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को बोलकर, लिखकर, छपवाकर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों और मान्यताओं को प्रकट करने का पूरा अधिकार है। सूचना का अधिकार RTI भी इसी मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि बिना जानकारी के कोई भी व्यक्ति सही तरीके से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। हालांकि इस स्वतंत्रता पर देश की संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सवाल। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना। जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अनुसार तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी का अर्थ ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो सूचना मांगने वाले आवेदक और सूचना देने वाले लोक प्राधिकारी, सरकारी विभाग के अलावा कोई और है। यदि कोई आवेदक ऐसी जानकारी मांगता है जो किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी है या उसने उसे गोपनीय मानकर सरकार को दिया था, तो जन सूचना अधिकारी को 5 दिनों के भीतर उस तीसरे पक्ष को नोटिस भेजना होता है। तीसरे पक्ष को अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है और उसकी सहमति या आपत्ति के आधार पर ही अधिकारी सूचना देने या न देने का निर्णय। सवाल। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड लीगल राइट्स, न्याय एवं विधिक अधिकार की अवधारणा। जवाब। न्याय की अवधारणा का अर्थ समाज में निष्पक्षता, समानता और सही गलत के बीच संतुलन बनाए रखना है। कानून की नज़र में न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। विधिक अधिकार, लीगल राइट्स, वे अधिकार होते हैं जिन्हें देश के कानून और न्यायालयों द्वारा मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। संक्षेप में, न्याय का उद्देश्य समाज में इन विधिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करवाना है।
सवाल, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। जवाब, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बनाया गया एक प्रमुख कानून है। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार को परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक खनिजों जैसे यूरेनियम और थोरियम के खनन, प्रसंस्करण और निपटान पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार मिलता है। ये कानून देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने, रेडियोधर्मी पदार्थों से सुरक्षा सुनिश्चित करने और परमाणु कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए कड़े नियम निर्धारित करता है। सवाल, डिस्कस द प्रोसीजर टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। जवाब, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 और 7 के तहत सूचना प्राप्त करने की एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। 1. आवेदन तैयार करना। धारा 6, कोई भी नागरिक लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे आरटीआई पोर्टल, हिंदी, अंग्रेजी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में आवेदन तैयार कर सकता है। आवेदन में मांगी जाने वाली सूचना का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। आवेदक को सूचना मांगने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल संपर्क के लिए अपना पता देना होता है। 2. आवेदन जमा करना और शुल्क। इस आवेदन को संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी पीआईओ या सहायक जन सूचना अधिकारी एपीआईओ के पास जमा करना होता है। इसके साथ सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क आमतौर पर 10 रुपये का भुगतान करना होता है। गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल आने वाले आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। 3. आवेदन का अंतरण। धारा 6(3), यदि मांगी गई सूचना उस विभाग से संबंधित नहीं है जहां आवेदन किया गया है, तो वह अधिकारी 5 दिनों के भीतर आवेदन को सही विभाग को ट्रांसफर करेगा और इसकी सूचना आवेदक को देगा। 4. सूचना प्रदान करने की समय सीमा। धारा 7, जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। यदि आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी एपीआईओ के माध्यम से दिया गया है, तो यह समय सीमा 35 दिन होती है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता, लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी है, तो उसे 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 5. निर्णय की सूचना। यदि सूचना देने के लिए अतिरिक्त फोटोकॉपी शुल्क की आवश्यकता है, तो अधिकारी आवेदक को इसकी लिखित सूचना देगा। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो अधिकारी को इसका कारण और अपील करने की प्रक्रिया की जानकारी आवेदक को देनी होती है। सवाल, डिस्कस द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। न्यायालय की अवमानना एवं सूचना का अधिकार की विवेचना कीजिए। जवाब, न्यायालय की अवमानना और सूचना का अधिकार आरटीआई के बीच का संबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने से जुड़ा है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. संवैधानिक और कानूनी टकराव। एक तरफ जहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को जानने का अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 129 और 215 न्यायपालिका को अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति देते हैं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाना या उसके आदेशों की जानबूझकर नाफरमानी करना दंडनीय अपराध है। 2. आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(b) के तहत छूट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(b) स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसी किसी भी सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जिसे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल द्वारा जारी करने से स्पष्ट रूप से मना किया गया हो या जिसे सार्वजनिक करने से न्यायालय की अवमानना होती हो। 3. न्यायालयों के प्रशासनिक बनाम न्यायिक कार्य। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों जैसे भर्ती, बजट और खर्च से जुड़ी जानकारियां आरटीआई के दायरे में आती हैं, लेकिन न्यायिक कार्यों जैसे कि जज के पर्सनल नोट्स, चैम्बर में होने वाली चर्चा या सीलबंद लिफाफे में रखी गई संवेदनशील सामग्री को आरटीआई के तहत नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और ये अवमानना के दायरे में आ सकता है। 4. संतुलन और न्याय का सिद्धांत। यदि मांगी गई सूचना से न्याय के प्रशासन में कोई रुकावट नहीं आती और न ही कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन होता है, तो वह सूचना दी जा सकती है। न्यायालय का मानना है कि आरटीआई का उपयोग अदालतों को डराने या उनकी गरिमा को कम करने के लिए नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सवाल, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। राज्य सूचना आयोग की शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। जवाब, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के तहत राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया है।
अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में इस आयोग की शक्तियों और कार्यों का विस्तृत उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं। 1. शिकायतों की जांच करने का कार्य। धारा 18। आयोग का ये मुख्य कार्य है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे जिसे किसी राज्य जन सूचना अधिकारी एसपीआईओ की नियुक्ति न होने के कारण आवेदन जमा करने का मौका न मिला हो, मांगी गई जानकारी को तय समय सीमा में देने से मना कर दिया गया हो, सूचना के बदले बहुत अधिक शुल्क फीस मांगी गई हो, अधूरी, गलत या भ्रामक जानकारी दी गई हो। 2. दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियां। शिकायतों या अपीलों की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत आयोग किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके अपने सामने उपस्थित होने और गवाही देने के लिए मजबूर कर सकता है, किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेजों को मंगवाकर उनका निरीक्षण कर सकता है, मौखिक या लिखित साक्ष्य, गवाही, शपथ पत्र पर ले सकता है। 3. अपील सुनने का कार्य। धारा 19। जब कोई आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वो अधिनियम की धारा 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दर्ज करा सकता है। आयोग इस अपील पर दोनों पक्षों को सुनकर अंतिम और बाध्यकारी निर्णय देता है। 4. दंड या शास्ति लगाने की शक्ति। धारा 20। यदि जांच के दौरान आयोग को यह लगता है कि राज्य जनसूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के आवेदन लेने से मना किया है या जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो आयोग को उस अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की शक्ति है। इसके अलावा आयोग उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। 5. सरकारी विभागों को निर्देश देने की शक्ति। आयोग किसी भी लोक प्राधिकारी, सरकारी विभाग को यह निर्देश दे सकता है कि वो अपने रिकॉर्ड का प्रबंधन सही तरीके से करे, आरटीआई आवेदनों के निस्तारण के लिए सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करे और अपने कर्मचारियों को आरटीआई के संबंध में प्रशिक्षण दे। 6. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। धारा 25। राज्य सूचना आयोग हर साल अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है और उसे राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के पटल पर रखा जाता है। सवाल। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना के अधिकार के संरक्षण एवं उन्नयन में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। जवाब। भारत में सूचना के अधिकार आरटीआई को एक कानूनी अधिकार बनने से बहुत पहले ही न्यायपालिका ने इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित और विकसित कर दिया था। सूचना के अधिकार के संरक्षण और उन्नयन बढ़ावा देने में न्यायपालिका की मुख्य भूमिका इस प्रकार है। 1. आरटीआई को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना। वर्ष 2005 में आरटीआई अधिनियम बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। न्यायालय का मानना था कि जब तक नागरिकों के पास जानकारी नहीं होगी तब तक वे अपनी अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं कर सकते। 2. ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। न्यायपालिका ने विभिन्न मुकदमों के माध्यम से इस अधिकार को मजबूत किया। स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण 1975। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र में जनता को सरकार के हर काम को जानने का अधिकार है। सरकार को हर काम गोपनीयता के पर्दे में करने की जरूरत नहीं है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। कोर्ट ने कहा कि एक खुली और पारदर्शी सरकार ही लोकतंत्र की वास्तविक रीढ़ है। सूचना को छिपाना केवल अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति, आपराधिक इतिहास और शैक्षणिक योग्यता को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया, जिससे मतदाताओं के जानने के अधिकार को मजबूती मिली। 3. अधिनियम के प्रावधानों की उदार व्याख्या। आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद भी अदालतों ने हमेशा नागरिकों के पक्ष में इसकी व्याख्या की है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 8 के तहत दी गई छूट, जिसके आधार पर सरकार सूचना देने से मना करती है, का उपयोग बेहद सीमित और तार्किक मामलों में ही किया जाना चाहिए, न कि आम जनता से जानकारी छिपाने के बहाने के रूप में। 4. न्यायपालिका को खुद आरटीआई के दायरे में लाना। पारदर्शिता के सिद्धांत को खुद पर लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का कार्यालय भी एक लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी है और ये आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है। इससे ये संदेश गया कि पारदर्शिता से कोई भी ऊपर नहीं है। 5. आयोगों की कार्यप्रणाली पर निगरानी।
न्यायपालिका समय समय पर केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को भरने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकारों को कड़े निर्देश देती रही है, ताकि प्रशासनिक ढिलाई के कारण नागरिकों का यह अधिकार कमजोर न पड़ने पाए। सवाल, राइट एन एसे ऑन जर्नलिज्म थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में सूचना के अधिकार द्वारा पत्रकारिता पर एक निबंध लिखिए। जवाब, प्रस्तावना लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता मीडिया। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य काम सत्ता पर निगरानी रखना और जनता को सच से रूबरू कराना है। भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस कानून ने पत्रकारों को एक ऐसा कानूनी हथियार दे दिया जिसने खोजी पत्रकारिता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पूरी दिशा और दशा बदल दी। खोजी पत्रकारिता का सशक्तिकरण। आरटीआई कानून के आने से पहले पत्रकारों को किसी भी घोटाले या सरकारी गड़बड़ी की खबर निकालने के लिए पूरी तरह से गुप्त सूत्रों सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार सूत्रों से मिली जानकारी पूरी तरह प्रामाणिक नहीं होती थी, जिससे पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई या मानहानि का खतरा बना रहता था। आरटीआई ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब पत्रकार सीधे सरकारी फाइलों, दस्तावेजों, ईमेल और नोटिंग्स की प्रमाणित प्रतियां मांग सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी पूरी तरह से आधिकारिक और प्रामाणिक होती है, जिसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे पत्रकारों के लिए घोटालों को उजागर करना और भी आसान और सुरक्षित हो गया है। आरटीआई द्वारा उजागर हुए प्रमुख मामले। भारतीय मीडिया ने आरटीआई का प्रभावी उपयोग करके देश के कई बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक घोटालों को जनता के सामने रखा है। 1. 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला ब्लॉक आवंटन। इन मामलों में आरटीआई के जरिए निकाली गई फाइलों और सीएजी की रिपोर्ट के दस्तावेजों ने मीडिया को ठोस सबूत दिए, जिससे सरकार की नीतियों में पारदर्शिता की कमी उजागर हुई। 2. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला। मुंबई के इस चर्चित मामले में कारगिल युद्ध के नायकों और उनके परिवारों के लिए बनी बिल्डिंग में राजनेताओं और नौकरशाहों को फ्लैट आवंटित किए जाने का सच मीडिया ने आरटीआई दस्तावेजों के जरिए ही देश के सामने रखा था। 3. राष्ट्रमंडल खेल CWG घोटाला। वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए भारी वित्तीय भ्रष्टाचार को उजागर करने में भी मीडिया द्वारा दायर की गई आरटीआई अर्जियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रशासनिक जवाबदेही और ग्रामीण पत्रकारिता। आरटीआई ने केवल बड़े शहरों या राष्ट्रीय मीडिया को ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर के पत्रकारों स्ट्रिंगर्स को भी बेहद मजबूत बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार स्थानीय ग्राम पंचायतों, राशन की दुकानों, सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इस कानून का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मनरेगा, OMGNREGA के फंड का दुरुपयोग हो या सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग, स्थानीय पत्रकारों ने आरटीआई के जरिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। पत्रकारों के सामने चुनौतियां और सुरक्षा का संकट। सूचना के अधिकार के जरिए पत्रकारिता करना जितना असरदार है, उतना ही जोखिम भरा भी हो गया है। जब पत्रकार आरटीआई के जरिए बड़े बड़े घोटालों और भूमाफियाओं, रेत माफियाओं या भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ को बेनकाब करते हैं तो उन्हें गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत में पिछले 2 दशकों में कई आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए हैं और कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसके अलावा हाल के वर्षों में कई सरकारी विभागों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीयता की आड़ में धारा 8 का हवाला देकर जरूरी जानकारियों को देने से मना करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, जो पत्रकारिता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। निष्कर्ष संक्षेप में कहा जाए तो सूचना का अधिकार और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। आरटीआई के बिना आधुनिक पत्रकारिता अधूरी है और पत्रकारों के बिना आरटीआई से निकली जानकारियां आम जनता तक नहीं पहुंच सकती। इस कानून ने पत्रकारिता को अफवाहों और अटकलों से दूर ले जाकर तथ्य आधारित पत्रकारिता की ओर अग्रसर किया है। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आरटीआई के तहत सूचनाएं समय पर मिलें और खोजी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को उचित कानूनी व शारीरिक सुरक्षा प्रदान की जाए। सवाल, What suggestions and amendments will you propose for the smooth and speedy enforcement of Right to Information Act? सूचना के अधिकार अधिनियम के सुचारू और त्वरित प्रवर्तन हेतु आप क्या सुझाव एवं संशोधन प्रस्तावित करेंगे? जवाब, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक क्रांतिकारी कानून है। हालांकि वर्तमान में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, सूचना आयोगों में खाली पद और अधिकारियों द्वारा जानकारी देने में टालमटोल जैसी समस्याओं के कारण इसके त्वरित प्रवर्तन में बाधा आ रही है।
इस कानून को अधिक सुचारू और तेज बनाने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक सुझाव और कानूनी संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं। 1. सुचारू और त्वरित प्रवर्तन हेतु प्रमुख सुझाव सजेशंस। सूचना आयोगों में खाली पदों को समय पर भरना। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों के पद महीनों और सालों तक खाली रहते हैं, जिससे अपीलों का अंबार लग जाता है। नियम होना चाहिए कि किसी भी आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले ही उसके उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। स्वत संज्ञान लेते हुए सूचनाएं सार्वजनिक करना। धारा 4 का कड़ाई से पालन। यदि सभी सरकारी विभाग अधिनियम की धारा 4(2) के तहत अपनी अधिकांश जानकारियां, जैसे बजट, खर्च, टेंडर, नीतियां और कर्मचारियों का विवरण अपनी वेबसाइटों पर पहले से ही अपलोड कर दें, तो नागरिकों को अलग से आरटीआई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे विभागों पर आरटीआई का बोझ 70% तक कम हो जाएगा। डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय आरटीआई पोर्टल देश के सभी राज्यों और उनके प्रत्येक छोटे बड़े सरकारी कार्यालयों को एक केंद्रीयकृत ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए। इससे आवेदन करने, फीस चुकाने और डिजिटल रूप में तुरंत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया बेहद तेज हो जाएगी। आरटीआई आवेदकों की सुरक्षा। आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले होते हैं। इसके लिए विस्लाब्लोअर संरक्षण कानून को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और धमकी मिलने पर आवेदकों को त्वरित पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। जन सूचना अधिकारियों PIOS की नियमित ट्रेनिंग। कई बार अधिकारियों को आरटीआई कानून के प्रावधानों की सही समझ नहीं होती, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे आवेदनों का निपटारा नियम संगत और त्वरित गति से कर सकें। 2. अधिनियम में प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा तय करना। धारा 19 में संशोधन। वर्तमान कानून में जन सूचना अधिकारी के लिए तो 30 दिन की समय सीमा तय है, लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी और मुख्य सूचना आयोग CICSIC के पास जब दूसरी अपील जाती है तो उसके निपटारे के लिए कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं है। अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करके ये अनिवार्य किया जाना चाहिए कि आयोग को हर हाल में अपील प्राप्त होने के 60 से 90 दिनों के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। कड़े दंड का प्रावधान। धारा 20 में संशोधन। वर्तमान में जानबूझकर सूचना न देने या गुमराह करने पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना है, जो कि आज के समय के हिसाब से बहुत कम है। इस जुर्माने की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए। साथ ही बार बार लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य विभागीय निलंबन का कानूनी प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। धारा 8 की अपवाद श्रेणियों को और स्पष्ट करना। भ्रष्ट अधिकारी अक्सर धारा 8, जिसके तहत सूचना देने से छूट मिलती है, का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर सूचना देने से मना कर देते हैं। इस धारा में संशोधन करके लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट शब्द को और अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि अधिकारी इसका गलत फायदा न उठा सकें। आयोगों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की बहाली। सूचना आयोगों को सरकार के दबाव से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए उनके बजट और प्रशासनिक अधिकारों को वैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के निष्पक्षता से काम कर सकें। सवाल: What are the obligations of public authorities? Explain and also give examples. लोक प्राधिकारियों के दायित्व क्या हैं? समझाइए एवं उदाहरण दीजिए। जवाब: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत लोक प्राधिकारियों पब्लिक अथॉरिटीज के दायित्वों और कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कानूनन इन दायित्वों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है ताकि नागरिकों को खुद से ही अधिकांश जानकारियां मिल सकें। इन दायित्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में समझा जा सकता है। 1. स्वतः संज्ञान लेकर सूचना प्रकट करना प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। धारा 4(1)(b) अधिनियम के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी के मांगे बिना ही अपने संगठन से जुड़ी 17 प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां खुद ही इंटरनेट या अन्य माध्यमों से जनता के लिए उपलब्ध सार्वजनिक कराए। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं: संगठन की संरचना और कार्य। विभाग की संरचना, उसके कार्य, कर्तव्य और कर्मचारियों के अधिकारों व जिम्मेदारियों का विवरण देना। निर्णय लेने की प्रक्रिया। विभाग में कोई भी फैसला किस प्रक्रिया के तहत लिया जाता है और उसके लिए जवाबदेही तय करने के क्या चैनल हैं। दस्तावेजों और रिकॉर्ड का रखरखाव। विभाग के पास किस प्रकार के दस्तावेज हैं और उन्हें किस तरह व्यवस्थित रखा गया है। बजट और आवंटन। विभाग को सरकार से कितना बजट मिला, उसने उसे किस प्रकार खर्च किया और किन योजनाओं पर कितना पैसा लगाया। सब्सिडी और लाभार्थी। विभाग द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं का विवरण और उन योजनाओं का लाभ पाने वाले नागरिकों की सूची। जन सूचना अधिकारियों का विवरण। विभाग के जन सूचना अधिकारियों PIOS और अपीलीय अधिकारियों के नाम, पद और संपर्क सूत्र की जानकारी देना। 2.
अभिलेखों रिकॉर्ड्स का उचित प्रबंधन। धारा 4(1)(a) हर लोक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वो अपने सभी रिकॉर्ड को सही तरीके से सूचीकृत, इंडेक्स और कंप्यूटर में सुरक्षित रखे। देश भर के नेटवर्क के माध्यम से इन रिकॉर्डों को ऑनलाइन सुलभ बनाना भी उनका दायित्व है, ताकि सूचना प्राप्त करना आसान हो सके। लोक प्राधिकारियों के दायित्वों के उदाहरण एग्जाम्पल्स। उदाहरण 1. रेलवे मंत्रालय। भारतीय रेलवे एक लोक प्राधिकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रेनों की समय सारणी, विभिन्न श्रेणियों का किराया, भर्ती नियमों, टेंडर्स के आवंटन की प्रक्रिया और अपने वार्षिक बजट व खर्च का पूरा ब्यौरा स्वतः सार्वजनिक रखती है। इसके लिए किसी नागरिक को आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण 2. विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थान। कोई भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रमों की फीस, सीटों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, दाखिले, एडमिशन की प्रक्रिया और परीक्षाओं के नियमों की जानकारी पहले से अपलोड करके रखता है। उदाहरण 3. जिला प्रशासन व कलेक्ट्रेट। जिला कलेक्टर कार्यालय अपने क्षेत्र में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन वितरण, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की सूची और उसके लिए पात्रता के नियमों को अपने नोटिस बोर्ड या जिला पोर्टल पर प्रदर्शित करता है। सवाल: डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील्स एंड कंप्लेंट्स। अपील एवं शिकायतों से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जवाब: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को मांगी गई सूचना नहीं मिलती है या वह प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है, तो कानून उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने और अपील करने का अधिकार देता है। अधिनियम के अध्याय 5 में अपील धारा 19 और शिकायत धारा 18 से संबंधित विस्तृत कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। 1. अपील से संबंधित प्रावधान प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स धारा 19। अधिनियम में नागरिकों के लिए 2 स्तरों पर अपील करने की व्यवस्था द्विस्तरीय अपीलीय प्रणाली की गई है। प्रथम अपील फर्स्ट अपील माइनस धारा 19(1). परिस्थिति: यदि जन सूचना अधिकारी पीआईओ तय समय सीमा 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है या आवेदक उसके निर्णय, गलत या अधूरी सूचना से असंतुष्ट है। समय सीमा: आवेदक जन सूचना अधिकारी के फैसले की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर कर सकता है। उचित कारण होने पर 30 दिन के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है। निर्णय की अवधि: प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या असाधारण मामलों में अधिकतम 45 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना होता है। द्वितीय अपील सेकंड अपील धारा 19(3). परिस्थिति: यदि आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है या उसे तय समय में निर्णय नहीं मिला है। समय सीमा: वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) के पास दूसरी अपील दर्ज करा सकता है। विशेषता: द्वितीय अपील में ये सिद्ध करने का दायित्व जन सूचना अधिकारी पर होता है कि उसने सूचना देने से इनकार कानून के तहत ही किया था। 2. शिकायतों से संबंधित प्रावधान प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंप्लेंट्स धारा 18। शिकायत का प्रावधान अपील से अलग है। धारा 18 के तहत कोई भी नागरिक सीधे केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। किन परिस्थितियों में शिकायत की जा सकती है? यदि किसी विभाग में जन सूचना अधिकारी पीआईओ की नियुक्ति ही न की गई हो और आवेदन लेने से मना कर दिया गया हो। यदि जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई आवेदन को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया हो। यदि सूचना प्राप्त करने के लिए कानून में निर्धारित राशि से अधिक शुल्क फीस की मांग की जा रही हो। यदि आवेदक को लगता है कि उसे जानबूझकर अधूरी, गलत, भ्रामक या झूठी सूचना दी गई है। आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने से संबंधित किसी भी अन्य मामले में। आयोग की शक्तियां धारा 18(3). शिकायतों की जांच करते समय सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके तहत आयोग किसी भी सरकारी अधिकारी को समन भेज सकता है, गवाही ले सकता है और किसी भी सरकारी दस्तावेज को जांच के लिए अपने पास मंगवा सकता है। मुख्य अंतर: अपील धारा 19 का मुख्य उद्देश्य मांगी गई सूचना को प्राप्त करना होता है, जबकि शिकायत धारा 18 का मुख्य उद्देश्य दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करवाना और उसे दंडित करवाना होता है।